साथियों नमस्कार। साथियों, रशिया के ऊपर यूक्रेन ने किस तरह से ड्रोन का हमला किया है ये किसी से छुपा नहीं है। नो डाउट ये खबर हम 1 या 1.5 दिन बाद लेकर के आ रहे हैं, लेकिन आज पूरा एनालिसिस करेंगे कि ये हमला क्यों किया गया, ऐसा क्यों हुआ कि एकदम से शांति वार्ता होने वाली थी उससे जस्ट पहले अटैक कर दिया गया। इससे रशिया को क्या फायदा होगा, यूक्रेन को क्या फायदा होगा, आने वाले समय में क्या समीकरण बनेंगे, भारत कहां खड़ा होगा और इस समय व्लादिमीर पुतिन इस हमले का किस तरह से बदला लेने की सोच रहे होंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। एक एक करके सभी आयामों को देखेंगे। सबसे पहले तो आपको पता है कि किस प्रकार से यूक्रेन ने ट्रक्स के माध्यम से ड्रोन्स को पहले तो रशिया में इंजेक्ट कराया। उसे पता था कि अगर ड्रोन्स को यूक्रेन से उड़ा करके भेजेगा तो S-400 उनको पहचान लेगा, इंटरसेप्ट कर लेगा और वहीं पर हवा में ध्वस्त कर देगा। उसने क्या किया, ट्रक्स में एक ऊपर एक पूरा सेक्शन बनाया लकड़ी का, जिसमें छोटे छोटे ड्रोन जिनकी कीमत 40,000 50,000 रुपए है, उनको उसमें लादा। उनके ऊपर अच्छा खासा बारूद फिट किया गया, AI से जोड़ा गया और ट्रक्स के माध्यम से रशिया में अंदर तक, कहीं पर 500 किलोमीटर की दूरी तक, कहीं पर 3,500 किलोमीटर की दूरी तक, मतलब बहुत अंदर तक पेनिट्रेट करे रशिया में और ट्रक्स को एयर बेसिस के पास पहुंचाया। आप कहेंगे कि साहब ट्रक्स को कौन चला करके ले जा रहा था? रशिया के ही लोग चला करके ले जा रहे थे। लेकिन ऐसे लोग जो गद्दार होते हैं, ऐसे लोग जो देश की खिलाफ कदम उठाते हैं, इसलिए आप पहचानिए हमारे देश में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो यहां रह करके हर मामले में भारत को क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं। ऐसे लोग कल को हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है तो किस तरह से प्रश्न उठाते हैं, इन्होंने दिखा दिया था। कल को चीन के साथ हमारा कुछ गड़बड़ होगी तो ये किस ओर झुकेंगे, ये भी किसी से छुपा नहीं है। इसलिए जरूरी ये होता है कि हम ऐसे लोगों को अपने देश में पहचानें, चाहे वो अवैध बांग्लादेशी हों, अवैध रोहिंग्याज हों, या इसी देश में रह रहे ऐसे लोग जिनका दिल दूसरे देशों के लिए धड़कता है, उन लोगों को भी पहचान करके हमें आइडेंटिफाई करके रखना होगा, जिससे कि आने वाले समय में कोई भी ऐसा संकट हमारे देश में ना हो। आप जानिए, अभी होम मिनिस्ट्री ने क्या बोला है कि 30 दिन के अंदर अंदर सभी राज्यों को रोहिंग्यास को और अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को पहचानना है और फिर कोशिश करनी है कि उनको कैसे भी करके यहां से निकाला जाए। यही बहुत जरूरी होता है किसी भी देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। वापस आते हैं रशिया पर। तो रशिया में जैसे ही ये ट्रक्स एयर बेसिस के पास पहुंच गए, इन ट्रक्स को निर्देश दिए गए AI के माध्यम से, एकदम से सभी के ढक्कन खुले, यहां से ड्रोन्स निकले और निकल करके उनको जहां जहां हमला करना था वहां पहुंच गए। जैसे रशिया में अलग अलग बॉम्बर्स हैं, Tu-95 है, Tu-22M है, बॉम्बर्स यानी कि इस प्रकार के विमान जो बम गिराते हों, और ऐसे विमान जो न्यूक्लियर लोडेड बम को भी गिरा सकते हों। उन सभी पर, विमानों के ऊपर, जैसे ये विमान है, इसके ऊपर ड्रोन पहुंच गया। विमान खड़े हुए थे एयर बेसिस में, उसके ऊपर ड्रोन पहुंच गया। उसने विमान में पहचाना कि इसका सबसे वीक पॉइंट कौन सा है, उसी जगह पर उसने अटैक किया और पूरे विमान को ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि लगभग 5 एयर बेसिस पर हमला किया गया और रशिया के 41 इस प्रकार के बॉम्बर्स और विमानों को नष्ट कर दिया गया है। इसमें रशिया को लगभग $7 बिलियन का नुकसान हुआ है। कुछ 55,000 से 60,000 करोड़ रुपए के बीच में एक बड़ा नुकसान माना जाता है। और रशिया की जो एयरफोर्स की रीढ़ है, जो स्पाइन है, उस पर एक गहरा आघात किया गया है। इसके साथ ही रशिया की एक बेइज्जती भी हुई है कि भाई रशिया, तुम अपने आप को इतना पावरफुल बताते हो और तुम्हारे अंदर, बॉर्डर के अंदर 1,000 2,000 3,000 किलोमीटर तक ये सारी चीजें पहुंच गई और तुम पता भी नहीं लगा पाए। तुम्हारा इंटेलिजेंस कैसा बेकार सा था। इस पर रशिया की जो किरकिरी हो रही है, पुतिन की जो किरकिरी हो रही है, वो पुतिन को मजबूर कर रही है कि इस बार ऐसा एक्शन लिया जाए कि यूक्रेन याद रखे। यूक्रेन ने यह कार्रवाई करने के बाद यह ऐलान किया कि इस कार्रवाई के लिए हम पिछले 1.5 साल से कोशिश कर रहे थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि हमने एक रशिया को ऐसा सबक सिखाया है कि रशिया याद रखेगा। और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने आर्मी जनरल को भी सम्मानित किया, यानी कि वो रशिया को चिढ़ाने का हर संभव प्रयास कर रहा है, पुतिन को नीचा दिखाने का हर संभव प्रयास कर रहा है। ये सारी चीजें हुई हैं। पहले तो मैं आपको यह दिखाता हूं कि जो अटैक हुआ है ये कहां कहां हुआ है। देखिए, मॉस्को के पास 2 एयर बेसिस हैं, यहां पर हुआ। ये आप मंगोलिया के ऊपर देख रहे हैं, बिल्कुल चाइना के निकट, जो कि यूक्रेन से कितना दूर है आप देख सकते हैं। 3,500 किलोमीटर से भी ज्यादा डिस्टेंस है। यहां पर अटैक हुआ। और ऊपर आप देखिए, इधर आर्कटिक सर्कल के पास यहां भी अटैक किया गया है। यह दर्शाने की कोशिश की गई है कि रशिया की जो पूरा इलाका है वो हमारी रेंज में है। तो इस प्रकार के अटैक को किया गया। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो अटैक जब किया गया तो उसके ठीक 17 घंटे बाद टर्की में एक मीटिंग होनी थी, जहां पर रशिया और यूक्रेन के ऑफिशियल्स आने थे और बैठ करके शांति वार्ता होनी थी, युद्ध विराम जैसी स्थिति पैदा होनी थी।
उससे पहले ही यूक्रेन ने इस हमले को कर दिया। इसका अर्थ क्या निकाला जाए? इसका अर्थ यही तो निकलेगा कि यूक्रेन नहीं चाहता कि युद्ध विराम हो। आप खुद देख लीजिए, कुछ समय पहले किस तरह से ज़ेलेंस्की अमेरिका के पास गए थे और ट्रंप से बेइज्जत होकर के आए थे, किसी से छुपा नहीं। सबको लग रहा था कि ट्रंप तो जो है अब रशिया का साथ देंगे या इस मामले पे चुप पड़ जाएंगे, यूक्रेन का साथ बिल्कुल नहीं देंगे। और उन्होंने किस तरह से यूक्रेन को बोला भी था, यानी ज़ेलेंस्की को बोला भी था कि हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। वो सारी चीजें भी हमने देखी हैं, तो हमको लग रहा था कि ये मामला अब खिंचेगा नहीं। लेकिन मामला किस तरह से बार बार पलट रहा है आप देख लीजिए। युद्ध एक्चुअल में हो नहीं रहा है, इसको जबरदस्ती खींचा जा रहा है। खींचा जा रहा है अब स्वार्थ के लिए, खींचा जा रहा है बिजनेस के लिए, खींचा जा रहा है एक तरीके से पूरी एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए। ये क्या मामला है वो भी आप जानिए। देखिए साहब, ये जो यूक्रेन है, इसका राष्ट्रपति युद्ध के बहाने चुनावों को टालता आया है। ये जानता है कि अगर अभी शांति वार्ता हो गई तो फिर मुझे चुनाव कराने पड़ जाएंगे, और अगर मैंने चुनाव कराए तो जाहिर सी बात है कि मैं हार जाऊंगा। तो इसको यह पता है कि अगर मुझे अपनी गद्दी बचाए रखनी है तो कैसे भी करके युद्ध को जारी रखो। अच्छा, अगर ये हार भी गया चुनाव, तब इसे ये खतरा है कि या तो उसके बाद मैं जेल में डाल दिया जाऊंगा, क्योंकि कई निर्दोष लोगों की जान की जो बाजी लग गई है उसका एक तरीके से ब्लेम मेरे ऊपर आएगा। यूक्रेन की धरती काफी हद तक चली गई है, उसका ब्लेम मेरे ऊपर आएगा। हो सकता है कि हमने जो अमेरिका के साथ मिनरल्स की डील कर ली है उसका, मतलब कई तरीके से जो आरोप हैं वो ज़ेलेंस्की पर लगाए जाएंगे, और हो सकता है सत्ता में आने वाली पार्टी इनको जेल में डाल दे, जैसे इमरान खान को उधर डाल दिया गया है। ये भी खतरा है कि ज़ेलेंस्की को जान से मार दिया जाए। तो इन सब खतरों से बचते हुए ज़ेलेंस्की ने ये ऑप्शन चुना कि युद्ध को कैसे भी जारी रखो, पहला ऑप्शन। दूसरा ये है कि ज़ेलेंस्की के पीछे अमेरिका खड़ा हुआ था पहले, बाद में ट्रंप ने बोला हम आपके साथ नहीं खड़े। फिर ट्रंप ने बोला कि आप मिनरल्स की डील कर लो, यानी आपके यहाँ जितने भी रेयर अर्थ मेटल्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, उनकी डील कर लो और 50-50% शेयर में बांट लो। बताया जाता है कि ये डील भी हो गई है। इसके बाद शायद अमेरिका पीछे से इनको मदद पहुंचा रहा है। अच्छा, अमेरिका में भी ट्रंप नहीं, अमेरिका में सीआईए का प्रॉब्लम क्या है कि वो हर चीज ट्रंप से पूछ के नहीं करती, और हर चीज ट्रंप को बताती नहीं है जब तक ट्रंप ना पूछे। तो वहां ट्रंप और सीआईए में जो एक डिफरेंस है, उस डिफरेंस का फायदा सीआईए उठा रही है, और उन सबकी मदद, मतलब सीआईए जितनी भी है वो सारी मदद यूक्रेन को पहुंचा रही है इंटेलिजेंस शेयर करने के मामले में। इंटेलिजेंस सीआईए को मिल कैसे रही है? सीआईए को इंटेलिजेंस मिल रही है इलॉन मस्क के जो कार्यक्रम है। जैसा कि आपको पता है कि इन्होंने स्टारलिंक के माध्यम से इंटरनेट देने की बात कही है, और स्टारलिंक के जरिए इंफॉर्मेशन को भी गैदर किया जाता है। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि इसमें ये सभी प्लेयर्स, चूंकि लंबे समय से स्टारलिंक का प्रयोग यूक्रेन को करने को दिया जा रहा था, और यूक्रेन को स्टारलिंक के माध्यम से सारा इंटेलिजेंस मिल भी रहा था, तो आज भी यूक्रेन उसी स्टारलिंक का इंटेलिजेंस गैदर कर रहा है, सीआईए गैदर कर रहा है, और उसी का उपयोग किया गया है रशिया में ये सब चीजें प्लांट करने में। अमेरिका एक दोहरा चरित्र दुनिया को दिखाता है। अमेरिका सामने से जो दिख रहा होता है वो कुछ और होता है, पीठ पीछे जो चीजें चल रही होती हैं कुछ और होती हैं। अमेरिका में भी आज देखोगे कई सारे प्लेयर्स पैदा हो चुके हैं, जिसमें उसका एक डीप स्टेट है जो डेमोक्रेट्स वाला है, एक अभी ट्रंप है जो अपने हिसाब से चलते हैं, वो कब क्या कहते हैं कुछ नहीं पता, एक इलॉन मस्क हैं जिनके अपने इंटरेस्ट हैं, और वहां पर सीआईए है उसकी अपनी इंटरेस्ट है। तो जब अमेरिका को, अच्छा ट्रंप का सीन ये है कि ट्रंप को सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से मतलब है, उन्हें से कोई मतलब नहीं है कि लड़ाई हो रही है, कि बंद हो गई, कि यूक्रेन का क्या हुआ, कि भारत का क्या हुआ, कि पाकिस्तान, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है धंधे से, बाकी लोगों को बाकी चीज से मतलब है। तो साहब, इस पूरे इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए यूक्रेन को एक अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है यूएसए की तरफ से भी मदद मिली हो, यूएसए के सीआईए की तरफ से, वहां की स्टारलिंक प्रोजेक्ट की सहायता इसको मिली हो, यह यूएस से अंदाजा लगाया जा रहा है। दूसरा अंदाजा लगाया जा रहा है यूरोप का। यूरोप का अंदाजा क्या है साहब? आप गौर करिए, जब ट्रंप ने जेलेंस्की को बेइज्जत किया था, उसके बाद जेलेंस्की जब यूक्रेन आ गए थे, तो जेलेंस्की ने लगातार यूरोप के अन्य नेताओं से मुलाकात करी थी, जिसमें कीर स्टारमर यूके वाले भी एक थे, जिसमें फ्रांस के आपके प्रेसिडेंट मैक्रोन भी शामिल थे, तथा अन्य यूरोपीय देशों के अलग अलग लीडर शामिल थे जो लगातार जेलेंस्की से मुलाकात कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं यूरोप जेलेंस्की को यह बता रहा था कि हम आपके साथ खड़े हैं, कोई नहीं अगर अमेरिका नहीं खड़ा तो। आज की डेट में भी ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है कि अमेरिका का कोई वेपन यूज हुआ हो, लेकिन हाँ, इंटेलिजेंस तो यूज हुआ ही हुआ है। हाँ, यूरोप के हो सकता है ये ड्रोन्स पहुंचाए गए हों, यूरोप ने पूरी स्ट्रेटेजी बनाई हो, यूरोप ने हो सकता है बाकी एड दिया हो, यह पूरी संभावना है जो अभी युद्ध में यूज हो रहे हैं। अब साहब, जेलेंस्की इस युद्ध को खींचना चाहते हैं, इससे जेलेंस्की का क्या फायदा है ये मैंने आपको बता दिया। इस युद्ध को
अमेरिका भी चाहता है कि खिंचे। अमेरिका को क्या फायदा है? अमेरिका को फायदा यह है कि कल को अगर मान लो सीआईए को लगता है कि हमें वेपन सप्लाई करनी है, कर सकता है, एक ऑप्शन खुला हुआ है ट्रेड को आगे बढ़ाने का। दूसरा फायदा अमेरिका का यह है कि ये युद्ध जितना लंबा खिंचेगा, यूरोप उतना ही ज्यादा यूक्रेन के साथ खड़ा होगा और हर तरह से यूक्रेन की मदद करने की कोशिश करेगा। यूरोप यूक्रेन की मदद क्यों करेगा? क्योंकि यूरोप को पता है कि अगर आज हमने यूक्रेन की मदद नहीं करी तो एक परसेप्शन ऐसा बन जाएगा सभी सदस्यों में कि भाई कोई किसी की मदद नहीं करता, तो हमारा जो ग्रुप है वो बिखर जाएगा। इसलिए ग्रुप को बनाए रखने के लिए, यूरोप की आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए आज हमें यूक्रेन की मदद करनी पड़ेगी। अमेरिका, ट्रंप चाहता है कि यूरोप पूरी की पूरी एनर्जी यूक्रेन पे लगा दे और धीरे धीरे यूरोप एग्जॉस्ट हो जाए। यूरोप पैसे के मामले में एग्जॉस्ट हो जाए, वेपन्स के मामले में एग्जॉस्ट हो जाए और यूरोप इतना कमजोर हो जाए कि अंत में हार करके अमेरिका की शर्तों पर एक तरीके से एग्री हो जाए, चाहे वेपन के मामले में हो, चाहे नाटो में जो बजट बढ़ाना है। ट्रंप चाहते हैं कि नाटो में जितने भी सदस्य हैं वो बहुत कम परसेंटेज पैसा देते हैं और लाभ पूरा पूरा लेते हैं अमेरिका का। तो ट्रंप चाहते हैं कि नाटो के सभी सदस्य कम से कम 4% अपनी जीडीपी का डिफेंस में कंट्रीब्यूट करें। इसलिए यह मामला ट्रंप चाहते हैं कि इतना ज्यादा खिंच जाए कि यूरोप खुद लंगड़ा हो जाए और अमेरिका के सहारे पर टिक जाए। तो यूरोप को कमजोर करने के लिए ट्रंप का ये एक स्ट्रेटेजी हो सकती है कि युद्ध लंबा खिंचे। और जेलेंस्की की क्या है मैंने आपको बता दी। अब आते हैं दूसरे पहलू पे। दूसरा पहलू यह है कि पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है। अब आप एक चीज देखिए, इस बारे में कोई कवर नहीं कर रहा पर थोड़ा डाउट होता है। डाउट यह है कि सैकड़ों ड्रोन किसी भी तरह से रशिया में पहुंच गए और रशिया की इंटेलिजेंस को पता ही नहीं चला। भाई हमारे भारत में भी अगर एक शहर से दूसरे शहर में ट्रक जाता है तो ट्रक ड्राइवर भी बड़ा डरता है कोई उल्टी सीधी चीज ले जाते वक्त। मैंने कई बार देखा कुछ लोग ये बताते हैं कि साहब जो ड्रग्स है उसकी सप्लाई भी ट्रक्स के माध्यम से होती है, तो कई बार ट्रक्स पकड़े जाते हैं कि इस ट्रक में ये 1 किलो कोकेन छुपा करके ले जा रहा था, पकड़ा गया। 1-1 किलो कोकेन तक पकड़ी जाती है। और आपने देखा होगा पुलिस वाले कभी भी ट्रक ड्राइवर को हाथ दे देते हैं तो चेकिंग वेकिंग भी हो जाती है, रैंडम चेकिंग हो जाती है। तो जहां भारत में इतने लूप होल्स हैं उसके बावजूद भी ट्रक्स की रैंडम चेकिंग होती है, तो रशिया तो इतना एडवांस है ये डिफेंस के मामले में, अभी युद्ध में है। पुतिन जो खुद एक खुफिया एजेंट रहे हैं, उनकी सोच उसी तरह से चलती है। क्या उन्होंने ट्रक्स की चेकिंग नहीं करवाई होगी? पहला प्रश्न। दूसरा, आपके एयरबेस के आसपास कौन सा ट्रक खड़ा है, लंबे समय तक खड़ा है और सभी ट्रक एक साथ ऑपरेट हो रहे हैं, इन सब पर किसी की मैपिंग की नजर नहीं गई? हैरानी की बात है। दूसरा, जो वीडियो जारी हुआ है अटैक का, मैं वीडियो दिखा नहीं सकता क्योंकि आपको पता है, जो वीडियो जारी हुआ है अटैक का उसमें दिखाया गया है कि लाइन से कई सारे विमान खड़े हुए हैं और एक के बाद उन पर ड्रोन्स के हमले हो रहे हैं। तो लाइन से इतने विमान खड़े रहे हैं, ये बड़ी अजीब सी बात है। तो कहीं ना कहीं थ्योरी ये आती है निकल के कि शायद रशिया को पता था कि ऐसा कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं, या तो ये है। दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं कुछ खुफिया विभाग के लोग मिले हुए थे यूक्रेन के साथ, क्योंकि ट्रक ड्राइवर या ट्रक लेके गए वो तो गद्दार है ही, लेकिन खुफिया एजेंसी में भी कुछ लोग या तो मिले हुए थे। अच्छा, ये लोग क्यों मिले हुए थे? ये लोग इसलिए मिले हुए थे क्योंकि जो डिफेंस इंडस्ट्री होती है, डिफेंस इंडस्ट्री जहां प्राइवेट होती है, जैसे यूएसए है, रशिया है, यूरोप है, ये इंडस्ट्री क्या चाहती है? इनको ऑर्डर्स मिलते रहे और इनका माल बिकता रहे। जब इनको लगता है कि कुछ हवाई जहाज, कुछ विमान वगैरह बहुत पुराने हो गए हैं, अब इनका ज्यादा यूज भी नहीं है और इनका उपयोग भी नहीं हो रहा, वैसे अभी तक रशिया ने किया भी नहीं और आगे भी लगता नहीं करेगा, तो क्यों ना इनको डिस्ट्रॉय करवा दिया जाए जिससे कि नए ऑर्डर्स मिले। तो कई कई बार ऐसा पाया गया है रिपोर्ट्स में कि कई कई बार डिफेंस इंडस्ट्री वाले खुद लोगों को अपने साथ मिला करके, पैसे खिला करके, चीजें लीक करा करके इस तरह की चीजें करवा लेते हैं जिससे कुछ अगर डिस्ट्रक्शन होगा तो नए ऑर्डर्स आएंगे और अच्छी चीजें बन के आगे जाएंगी। ये भी हो सकता है और ये होता है। आज दुनिया में जहां भी वॉर हो रहा है उससे अमेरिका को बहुत फायदा है, बहुत उम्मीदें हैं। दुनिया के कई क्षेत्रों में जो वॉर होते हैं उससे अमेरिका बहुत पैसा कमाता है क्योंकि उसकी डिफेंस इंडस्ट्री को काम मिलता है, वेपन्स बनाने का मौका मिलता है। ठीक है, अगर वेपन्स रखे रखे आपके सड़ रहे हैं तो कोशिश करी जाती है ना डिस्ट्रॉय किया जाए कैसे भी, तो वो षड्यंत्रों से होता है जिसकी एक बू रशिया से भी आ रही है। एक थ्योरी ये भी कहती है कि जो विमान उड़े हैं उनमें से ज्यादातर ऐसे थे जो बिल्कुल बेकार थे, जिनका कभी यूज भी नहीं हो सकता था, ऐसी भी थ्योरी आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं डमी रखे थे, वो इतना तो नहीं लगता कि डमी वमी रखे हो, लेकिन हाँ ये माना जा रहा है कि कोई अंदर डिफेंस इंडस्ट्री का आदमी रशिया की इंटेलिजेंस के साथ मिलकर के इस
पूरे चीज को जानता था और उसने इसको होने दिया, ऐसा लग रहा है। अगर ऐसा हुआ है तो पुतिन ऐसे इंसान को छोड़ेगा नहीं, पहला पॉइंट। दूसरी बात यह है कि अब जो हुआ रशिया में जो हुआ है, इसके बाद पुतिन की खुद की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। ये वही वाली बात है जैसे पहलगाम का अटैक हुआ, उसके बाद मोदी जी पर इतना प्रेशर था पब्लिक का कि इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाओ। अगर मोदी जी सबक नहीं सिखाते तो मोदी जी की खुद की कुर्सी चली जाती, इसलिए उनको ये स्टेप लेना पड़ा पब्लिक के प्रेशर में। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लेना नहीं चाहते थे, वो हो सकता है ले भी लेते, पर पब्लिक का प्रेशर जहां पड़ता है वो बहुत खतरनाक होता है। उसी प्रकार से अभी पुतिन पर प्रेशर है कि पुतिन को कोई ना कोई स्टेप लेना होगा, वरना उनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी, अगला इलेक्शन जीत नहीं पाएंगे। ठीक है, इलेक्शन से याद आया, एक अपने और आपके फायदे की बात कर लेते हैं बीच में, इससे हमको भी थोड़ा फायदा हो जाएगा। आप लोग अगर अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराना चाहते हैं तो जरूर कराइएगा। इसमें आपको बड़े बड़े अस्पतालों के लिहाज से एक अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है। आपके साथ कुछ भी घटना हो जाती है तो आपको अच्छा खासा कवर मिलता है, लाखों रुपए का कवर मिलता है। और इसमें आपको मंथली 300 से 400 रुपए ही खर्च करने पड़ते हैं, मतलब साल भर का एवरेज निकालोगे तो इतना पैसा जाएगा और लाखों तक का कवर मिलता है। अगर आप ऑनलाइन आवेदन देते हो तो आपको 25% तक का डिस्काउंट भी मिलता है। तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर के अगर आप करा लेते हो तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी हो जाएगा, एकदम बढ़िया, बेफिक्र हो जाओगे कि कल को हेल्थ के संबंधित कोई भी दिक्कत आई तो पैसे की दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा, इससे थोड़ा फायदा हमें भी हो जाएगा, तो आप इसको थोड़ा कंसिडर कर लीजिएगा। अब आगे आते हैं, तो जो ये पुतिन साहब हैं, पुतिन साहब ने अगर यूक्रेन को अब नहीं देखा तो पुतिन साहब की कुर्सी खुद खतरे में पड़ जाएगी। ऐसी स्थिति में बताया जा रहा है कि हो सकता है कि रशिया न्यूक्लियर अटैक कर दे, पर न्यूक्लियर अटैक कर देगा इसके चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसी घटना होती है तो यूक्रेन के आस पड़ोस के देशों में भी उसके रेडिएशन जा सकते हैं, जिसकी वजह से नाटो कंट्रीज भी इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं। तो रशिया ऐसी गुस्ताखी नहीं करेगा। दूसरा ये है कि रशिया के पास ऑलरेडी अभी इतने वेपन्स हैं कि न्यूक्लियर वेपन तक जाने की नौबत ही नहीं आएगी। जिनमें से आप ये देख रहे हैं, बड़ा खतरनाक सा ये वेपन है, इसका नाम है RS-28 सरमट। इसको सैटर्न मिसाइल भी बोलते हैं। ये इतना खतरनाक है कि ये बताया जाता है कि 1 सेकंड में 8 किलोमीटर की यात्रा तय कर लेता है, यानी कि 20 मिनट में लगभग 7,500 किलोमीटर की यात्रा तय कर सकता है। ये अपने साथ लगभग 1000 किलो का वॉर हेड लेकर के जा सकता है। इसका खुद का वजन कई टन्स में है, बावजूद इसके ये न्यूक्लियर वॉरहेड को भी लेकर के जा सकता है। और अगर ये मिसाइल किसी एक जगह पर गिर गई, मतलब ये मानिए कि एक मिसाइल ना कहूं मैं, ये कहूं कि अगर 10 मिसाइल्स इस तरह की पूरे यूक्रेन पे गिर गई तो पूरा यूक्रेन साफ हो जाएगा। इतना खतरनाक है ये। तो ऐसा बताया जा रहा है, विशेषज्ञ कह रहे हैं कि हो सकता है रशिया इसका उपयोग कर ले। इसके अलावा भी एक और मिसाइल है, इससे थोड़ी कम खतरनाक है, उसका नाम है ओरिस्निक मिसाइल। उसकी शक्ल भी ऐसी ही है, इसलिए मैंने अलग अलग फोटो नहीं लगाई। आप मान लीजिए ऐसा ही है, वो भी ऐसे ट्रक पे जाता है। ठीक है, तो माना जा रहा है कि रशिया हो सकता है इनका उपयोग करे। ठीक है, अभी तक किया नहीं है। अच्छा, उसके साथ ही रशिया और यूक्रेन के बीच में वार्ता होनी थी, जो मैंने बताया टर्की में मध्यस्थता होनी थी। तो क्या ये मीटिंग हुई? ये 2 तारीख को होनी थी। ये जो अटैक हुआ है ड्रोन वाला, ये 1 तारीख को हुआ है, मीटिंग 2 को होनी थी। तो साहब ये मीटिंग हुई, बिल्कुल हुई। और इस मीटिंग में रशिया की तरफ से भी एक खास आदमी गए थे, जो पुतिन के खास आदमी, उनका नाम मेडेंस्की है, वो गए हुए थे। और इस यहां पर शर्तें रखी गई बातचीत में। यूक्रेन ने शर्त ये रखी, देखो यूक्रेन की शर्त वही शुरुआत से 10 पॉइंट रखे थे यूक्रेन ने, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण बताता हूं। पहला ये कि जितना भी एरिया रशिया ने कब्जाया है उसको रशिया छोड़ देगा। दूसरी शर्त ये कि रशिया ने जो क्रीमिया कब्जाया हुआ है उस पर भी कंट्रोल, उसको भी रशिया मानेगा कि हाँ वो इलीगल है। उसके साथ ही उसने ये बोला कि जितने भी बंदी हमारे बना रखे हैं सैनिक, या जितने भी सैनिक रशिया के कब्जे में हैं, उन सबको रशिया छोड़ देगा। इस तरह की बात इसने कही है, जो आप खुद जानते हैं ये करने वाला नहीं है रशिया। अभी तक क्या हो रहा था कि रशिया कोई शर्त नहीं रख रहा था, यूक्रेन तो शुरू से शर्त रख रहा है, रशिया शर्त नहीं रख रहा था। अब रशिया ने भी कुछ शर्तें रखी हैं। रशिया ने ये कहा है, रशिया के मतलब पुतिन के जो खास आदमी है वो जो आए हुए थे, उन्होंने कहा कि भाई देखिए ऐसा है, हम युद्ध रोक रहे हैं ऐसा तो हम नहीं कह रहे, हम 2 दिन का सीज फायर करने को तैयार हैं। इस 2 दिन के युद्ध विराम में हमने जितने भी यूक्रेन के सैनिक पकड़ रखे हैं या जो लाशें उनकी हमारे पास हैं वो हम उनको सौंप देंगे, और उन्होंने जो पकड़ रखे हैं वो हमें सौंप दें। बस इतना ही हम थोड़ा गैप दे रहे हैं इस युद्ध को, ये काम हो जाए। उसके बाद रशिया ने ये कहा, जो शर्त रखी वो ये कि यूक्रेन में जल्द से जल्द इलेक्शन कराए जाएं,
साथ ही ये बोला कि यूक्रेन का वो हिस्सा जहां पर रशियन लोग रहते हैं, डोनास्क वाला जो क्षेत्र है, वहां पर उनके साथ भेदभाव किया जाता था रशियन लोगों के साथ, क्योंकि वो रशियन भाषा बोलते थे। इसलिए हम ये चाहते हैं, मतलब रशिया ये कह रहा है कि यूक्रेन में रशियन भाषा को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए। उसके साथ ही रशिया ने यह कहा कि हमने जो क्षेत्र कब्जा रखा है वो हमारे पास ही रहेगा। और रशिया ने यह भी कहा है कि भाई देखिए, आने वाले समय में यूक्रेन कभी भी ये कोशिश ना करे कि वो नाटो में शामिल होगा। मतलब वही ऐसी शर्तें इन्होंने भी रख दी हैं कि जिसको यूक्रेन मानने वाला नहीं है। अब भाई बताइए, रशिया ये कह रहा है कि साहब हम आपका क्षेत्र वापस नहीं करेंगे, तो क्या यूक्रेन ये कह देगा कि हाँ हम तैयार है, मत करो मत करो? रशिया ने ये खबर, ये मार्च 2025 तक का पूरा मैप है। अभी तक रशिया, ये जो ऑरेंज वाला आप हिस्सा देख रहे हैं, ये यूक्रेन का कब्जा चुका है, जिसमें बताया जाता है लगभग $3 ट्रिलियन के मिनरल्स, इसमें रिसोर्सेज पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में एक बड़ी आबादी ऐसी है जो रशियन स्पीकिंग लोगों की है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये दोनास्क वाला क्षेत्र है, यहाँ पर लुहांस्क वाला भी क्षेत्र है, यहाँ पर भी। तो रशिया तो इसे छोड़ने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। यूक्रेन चाहता है रशिया यहाँ से बाहर चला जाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि रशिया ने ऐसी शर्तें लगा दी हैं कि रशिया को भी पता है कि यूक्रेन मानने वाला नहीं है। यूक्रेन ने ऐसी शर्तें लगाई हुई हैं कि उसे पता है कि रशिया मानने वाला नहीं है। जब दोनों ही मानने वाले नहीं है तो इसका अर्थ क्या है कि युद्ध अब आगे खिंचेगा। अब बात कुर्सी की भी आ गई है। रशिया ने अगर बड़ा अटैक नहीं किया यूक्रेन पर तो पुतिन की किरकिरी होगी, क्योंकि रशिया में बहुत सारे लोग अब ये डिमांड कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी उनके मैसेजेस, कमेंट्स वगैरह आप देख सकते हैं, मिल जाएंगे आपको। सब ये कह रहे हैं कि पुतिन आखिर किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। जैसे हम लोग नहीं कह रहे थे कि पाकिस्तान को हम क्यों नहीं तोड़ देते हैं, पाकिस्तान का पीओके जो उसको धमका करके पीओके हम क्यों नहीं ले लेते उससे वापस। इतने ज्यादा हम प्रेशर बना रहे थे मोदी जी पर, और जब एकदम से हमने सीज फायर किया तो किस तरह से हम गुस्सा निकाल रहे थे मोदी जी पर। वो सब आपको पता है कि हमने पीओके क्यों नहीं लिया, बलूचिस्तान क्यों नहीं अलग किया, पाकिस्तान पर न्यूक्लियर हमला क्यों नहीं कर दिया। तमाम तरह के लोगों में इमोशंस थे। ऐसा ही पुतिन के साथ इस समय हो रहा है, ठीक है साहब। और जेलेंस्की को यह पता है कि मैं बचूंगा नहीं। आप एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि पुतिन को यह पता नहीं होगा कि जेलेंस्की कहां है? पुतिन जिस दिन चाहे जेलेंस्की को मार देंगे। उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि वहां पर फिर नया नेता चुना जाएगा। नया जो होगा वो इसकी तरह पप्पू नहीं होगा। वो हो सकता है युद्ध विराम की ओर ले जाए या फिर कुछ ऐसा कर दे कि मामला फिर आगे बढ़े ही ना। ऐसी स्थिति में रशिया जो धीरे धीरे यूक्रेन को कब्जाता चला जा रहा है, रशिया को वो वहां रोकना पड़ जाएगा। इसलिए पुतिन के लिए भी हित में है कि ये पप्पू कुर्सी पर बैठा रहे, जिससे कि गलती करता है और रशिया को फायदा मिलता रहे। ये रशिया के लिए सेटबैक था, ये जो अभी हमला हुआ। बाकी तो देखा जाए ओवरऑल रशिया ही फायदे में था। तो इसलिए कहा जाता है कि अपने नेता को चुनते समय ध्यान रखें कहीं नेता पप्पू ना हो, वरना हाल वही होता है जो यूक्रेन का हुआ है, या हाल वो होता है जो कनाडा का ट्रूडो ने कर दिया था। अब आप भारत के नेता के बारे में भी देखें। पिछले अक्टूबर 2023 से आप देख रहे हैं इसराइल और गाजा का युद्ध चल ही रहा है, हमास का, खत्म तो नहीं हुआ। पिछले 3-3.5 साल से आप देख रहे हैं रशिया यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा है, खत्म तो नहीं हुआ। अजरबैजान अर्मेनिया का युद्ध कभी चालू होता है, बंद होता है, चल ही रहा है, खत्म तो नहीं हुआ। ईरान इजराइल का भी बीच बीच में हमले होते रहते हैं, खत्म तो नहीं हुआ। तो साहब युद्ध करना बहुत आसान है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना पड़ता, दाग दो एक मिसाइल। लेकिन कब रोकना ये इंपॉर्टेंट है। भारत के पास अजीत डोभाल साहब, जयशंकर साहब, इस तरह के ब्रेन्स हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि नहीं अब हमें रुक जाना चाहिए। भारत की लीडरशिप भी ऐसी है, मोदी जी भी ऐसे हैं कि उनको पता है कि किस चीज का क्या परिणाम होगा। हम भी चाहते तो युद्ध हमारा भी लंबा खिंच सकता था। कल को पाकिस्तान के पीछे चाइना खड़ा हो जाता, सप्लाई करता रहता, हम इधर से अपने मिसाइल्स दागते रहते, फंस जाते। उससे कुछ नहीं होता, इकोनॉमिक लॉस हमको होते और अंत में जाके कुछ हासिल नहीं होना होता। पाकिस्तान ऑलरेडी बर्बाद है और बर्बादी हो जाता। इसलिए हमने क्या किया, इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल करी, सस्पेंड करी, जिसके परिणाम अभी आप 6 महीने बाद देखना, पाकिस्तान ऐसा तिलमिलाएगा जैसा किसी न्यूक्लियर हमले से भी कोई नहीं तिलमिलाता। तो हमने खेल बढ़िया खेला है। तो आप अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है हमारी, उस पर विश्वास रखें। जो अच्छे ब्रेन्स हमारे देश को मिले हुए हैं उन पर विश्वास रखें और देख लें कि बड़े बड़े देशों की क्या गत हो रही है, उसके मुकाबले हम कितने सही डिसीजंस सही टाइम पर लेते आए हैं। एक चीज और बताता हूं मैं आपको कि अभी दुनिया में और क्या हो सकता है। साहब, यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर। ये वही व्यक्ति हैं जिनसे जेलेंस्की ने मुलाकात करी थी अमेरिका से बेइज्जत होने के बाद। कीर स्टारमर ने कल अपनी जनता से यह कहा है कि हमें अब युद्ध के लिए तैयार होना है। डिफेंस प्लान बनाया जा रहा है। इन्होंने कहा है अपनी आर्मी का विस्तार करेंगे हम। इन्होंने यह भी कहा है कि हमारे फाइटर जेट्स हैं उसमें न्यूक्लियर वॉरहेड्स किस तरह से लगा करके हम उसे यूज कर सकते हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे। मतलब यूके को ऐसा क्यों लगता है कि उस पर हमला होने वाला है या उसे वॉर में जाना पड़ेगा?
कहने का तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं अब इन सबको ये समझ में आ गया है कि रशिया का जो प्लान है, अब वो प्लान एक बड़ा प्लान आगे जाके साबित हो सकता है, जिसमें यूक्रेन के साथ साथ कई और देश भी लपेटे में आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि रशिया बाकी देशों पर हमला करेगा, बट हाँ, यूक्रेन को बचाने के चक्कर में अब ये बाकी जितने भी देश हैं, ये इस प्रकार की जद्दोजहद करेंगे कि हो सकता है इनके यहाँ भी युद्ध जैसी स्थितियां बन जाएं। रशिया के साथ जो स्थिति अब हुई है, उसमें अब रशिया पीछे नहीं हटेगा, बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ेगा। इस एग्रेशन में यूरोप का सिर्फ केवल यूक्रेन फंसेगा ऐसा नहीं है, और भी देश लपेटे में आएंगे, और यही यूएसए चाहता है। यूएसए तो चाहता है कि आधा यूरोप लग जाए वॉर में। यूएसए किसी को बचाने नहीं आएगा, देख लेना आप, ठीक है। पुतिन नहीं चाहता था इस वॉर को इतना लंबा खींचना, बट अब उसके लिए जरूरी ये है कि उसकी कुर्सी उसे चाहिए। तो साहब देख रहे हैं कितने इंटरेस्ट लोगों के छपे हुए हैं, किस तरह से जियोपॉलिटिक्स चल रही है। इसमें भारत का क्या होगा? भारत पर अभी ऐसी कोई डायरेक्ट आंच आती दिख नहीं रही, और हम खुद चाहते हैं यूरोप कमजोर हो जाए। हम कहाँ चाहते हैं कि मजबूत हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे पास सेल्फ सफिशिएंट चीजें हैं, रशिया से तेल आ रहा है वो आता रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना। हाँ, एक चीज और मैं बताता हूं कि आप एक चीज देखिए, एक डिफेंस का एंगल और बता रहा हूं कि जब से भारत ने पाकिस्तान को पटखनी दी है, तब से दुनिया में भारत की डिफेंस स्ट्रेटेजीज, हमारी फौज की बहादुरी, हमारे जो यहां पर बन रहे वेपन्स हैं, उनकी तो वाहवाही हो ही रही थी। रशिया के S-400 की वाहवाही हो रही थी, रशिया के अन्य उपकरणों की वाहवाही हो रही थी। तो आपको क्या लगता है कि रशिया के वेपन्स की वाहवाही होगी और वेस्ट होने देगा? बिल्कुल नहीं होने देगा। इस चीज को, इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। ये वेस्ट जो ये परसेप्शन बन गया है दुनिया में कि रशिया के वेपन्स बेस्ट होते हैं, इंडिया के वेपन्स अच्छे हैं, बहुत बेस्ट हैं। अभी इंडिया की फौज ने भी जो करके दिखाया वो वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी है वर्ल्ड की। तो इसके बाद क्या वेस्ट चुपचाप बैठ जाता? नहीं बैठता। उनको भी अब एक मौका मिल रहा है कि हाँ चलो, रशिया को एक लंबे युद्ध में धकेलो जिसमें रशिया के और वेपन्स एक्सपोज हों। तो ये भी इनका एंगल है। तो ये सारी चीजें अभी इसमें चलेंगी। आने वाले समय में मैं आपको बताता हूं क्या क्या होगा। रशिया पर इस तरह के हमले और होंगे, हो सकता है किसी और तरीके से हो, मतलब यूक्रेन और एग्रेसिव होगा, कहने का मतलब ये है। रशिया भी इधर से एग्रेसिव होगा, रशिया और ज्यादा अपने बड़े वेपन्स को भी इस्तेमाल करेगा। दो बातें। तीसरी बात आप देखेंगे, यूरोप के धीरे धीरे अन्य देश अब इसमें शामिल होने लग जाएंगे। डायरेक्टली नहीं होंगे, लेकिन आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि अब यूके ने कहा कि हम यूक्रेन को ये वाले वेपन्स देंगे। इस तरह की बातें सामने आएंगी खुल करके। उसके साथ आप लगातार अमेरिका को देखेंगे, अमेरिका बोलेगा कि हम नहीं चाहते युद्ध हो, हम नहीं चाहते युद्ध हो, हम नहीं चाहते युद्ध हो, लेकिन पीछे पीछे चाहता है वो युद्ध हो। अमेरिका ये कहेगा। भारत चुपचाप बैठा रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा, किसी का पक्ष विपक्ष कुछ नहीं लेगा, चुपचाप वेट एंड वॉच वाली स्थिति में रहेगा। ठीक है साहब, ये होने वाला है। और धीरे धीरे भारत अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाएगा। भारत अपने यहां जो भी, जैसे बांग्लादेशी रह रहे हैं या तमाम तरह के जो उदम मचाने वाले लोग हैं ना, घर के अंदर रह के जो बवाल करते हैं समय समय पर, उन पर शिकंजा कसेगा। भारत यहां पर नैरेटिव बनाने वाले लोगों पर शिकंजा कसेगा। भारत यहां पर इंटेलिजेंस को और ज्यादा पुख्ता करेगा कि पाकिस्तान के ISI वाले किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं। बांग्लादेश से आप देखिए, भारत ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट एकदम बंद सा कर दिया है। अब क्यों किया? क्योंकि इसी बहाने वो लोग भी यहां पकड़ सकते थे। याद करो, मैं पुराने वीडियोस में बोल भी चुका हूं कि बांग्लादेश का प्लान यह है कि भारत में फिदायीन हमले कराए जाए, आदमी में बांध दो, आदमी को घुसेड़ दो, उड़ा दो। वो मैं आपको पहले वीडियोस में बता चुका हूं। तो वहां ट्रक भेजे जा रहे हैं, आदमी भेजा जाएगा। तो भारत उस चीज को जानता है, इसलिए उस चीज को लेकर के भी भारत ने अपनी इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित इंतजामों को पुख्ता कर लिया है। तो भारत ये सब करेगा। तो ये आप आने वाले समय में देखिएगा, ये सब कुछ होने वाला है। बाकी तो मैंने सारी चीजें डिस्कस कर दी हैं, ठीक है ना। तो ये सभी के अपने अपने इंटरेस्ट हैं। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बाकी कुछ अपडेट्स आती है तो अगले वीडियो में मैं आऊँगा लेकर के। और वो जो हेल्थ इंश्योरेंस वाला है वो ले लेना, तो ठीक रहेगा वो, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।